हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर से हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। सभी टेट एग्ज़ाम के लिए यह जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस जो है MCQs क्वेश्चंस की जो है सीरीज़ चल रही हैं उसे आप जा कर के देख सकते हैं। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, वहाँ से जा कर के बाकी की जो वीडियो हैं इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सभी उन्हीं टॉपिक्स जो हैं लिए गए हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन वगैरह आपको आसानी से मिल सके। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा कौन सा क्लास होने वाला है? सीडीपी का यह 4th क्लास है। ठीक है, सीडीपी MCQs का 4th पार्ट है। इसके पहले की वीडियोस जो हैं आप सभी देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं करवाए हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, सीखने का वक्र कहलाती है, सीखने का पठार कहलाती है, स्मृति कहलाती है या फिर अवधान कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है? सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि, वह समय जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति ना हो तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीखने का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, या फिर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, या फिर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या फिर वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? आपका बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और यह IQ का जो सूत्र है तो किसने दिया है? इस सूत्र को दिया है आपके टर्मन जी ने। ठीक है, किसने दिया है? टर्मन जी ने। और बुद्धि लब्धि के मापन का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? टर्मन जी को ही माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे याद रखेंगे, बुद्धि लब्धि से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस की आने की भी संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह आपको बताना है। कोहलर ने किया, पावलोव ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, या फिर गेस्टाल्ट ने किया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने किया। ठीक है, प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है, यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार बार पूछा गया है आपके टेट एग्ज़ाम में। आप सभी को, जिन्होंने टेट दिया है, आप सभी को खुद ही पता होगा कि कितनी बार यह पूछा जा चुका है। और जो लोग भी नए हैं तो इसे काफ़ी अच्छे से याद करके रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, तो किसने किया प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो किसने किया? थॉर्नडाइक जी ने किया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका जो होती है तो उनमें गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं यह आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 22 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 24 जोड़े होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितने जोड़े होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, यह भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इसे भी आप सभी को याद रखना चाहिए। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, हल ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, हॉक्टी ने किया है या फिर स्किनर ने किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्किनर जी को काफ़ी बार बार टेट एग्जाम में बार बार पूछ ही लिया जाता है, तो इसे भी आप सभी याद रखेंगे कि किसने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो स्किनर जी ने दिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं आपको यहीं पर याद हो जाएंगे, बस आपको काफ़ी ध्यान से सुनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, अभिप्रेरण का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत। तो बेटा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से मनोवैज्ञानिक किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे और आपके मार्क्स जो हैं कटवा सकते हैं। ठीक है, आपके मार्क्स जो हैं कम कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिद्धांत वगैरह में और मनोवैज्ञानिकों के नाम में जो है हेरा फेरी हो जाती है, तो इसे अच्छे से बिल्कुल रट के रखना है, बिल्कुल याद करके रखना है। ठीक है, कि यहाँ पर दिया गया है कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, तो फटाक से आपके मुंह से एकदम फर्राटे की तरह आंसर निकलना चाहिए कि अधिगम का सिद्धांत दिया था किन्होंने? कोहलर जी ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो इससे भी याद रखना है। ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही हैं। बुद्धि टॉपिक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी यह दिया गया है। बुद्धि से हर बार जो है टेट एग्ज़ाम में है एक न एक क्वेश्चन, दो न दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन जो हैं पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटेल थे या फिर थॉर्नडाइक थे या फिर वर्नन थे या फिर स्किनर थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए, कैटेल थे। ठीक है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कैटेल थे। तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको काफ़ी जो है नए क्वेश्चंस जो हैं देखने के लिए मिलेंगे, तो उन्हें आपको काफ़ी गौर करना है क्योंकि नए क्वेश्चंस जो हैं हर बार जो है पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ठीक है, काफ़ी गौर करेंगे इस क्वेश्चन पे। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो किसके सुधार हेतु किया जाता है इस प्रतिमान का प्रयोग? कौन से प्रतिमान का? मानसिक उद्वेलन। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, समझ का प्रयोग किया जाता है, समझ हेतु प्रयोग किया जाता है या फिर अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर सृजनात्मकता के लिए किया जाता है या फिर समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सृजनात्मकता के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि से संबंधित हैं, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं, आध्यात्मिक बुद्धि से संबंधित हैं या फिर सामान्य बुद्धि से संबंधित हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। कौन? गोलमैन जो हैं वह संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ठीक है, शेष से भिन्न आपको पहचानना है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव रिडक्शन
का सिद्धांत, ठीक है, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत जो है आपके इन सभी सिद्धांतों से जो है भिन्न है, ठीक है। कौन कौन से सिद्धांतों से? आपके अधिगम के लिए अधिगम के सिद्धांत से, समान अवयव के सिद्धांत से और सामान्यीकरण के सिद्धांत से। तो कौन सा भिन्न है यहाँ पर? ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? ज्ञान है, बोध है, या फिर अनुप्रयोग है, या फिर विश्लेषण है। तो इसे मैंने कल की वीडियोस में जो है एक क्रम इसका बताया था, ठीक है, एक क्रम में बताया था। तो यदि आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे न्यूनतम स्तर, न्यूनतम मतलब सबसे निचला, मतलब लास्ट में कौन सा स्तर आता है, यह यहाँ पर पूछा गया है। नहीं, तो यहाँ पर सबसे निचला नहीं, सबसे पहला स्तर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर है, मतलब कहाँ से यह शुरू होता है, ठीक है। तो इसके कई स्तर बताए गए थे, ठीक है। तो यदि आप सभी को उसका नाम याद होगा तो यह संज्ञानात्मक जो है स्तर है, यह कहाँ से शुरू होता है? तो यह शुरू होता है आपके ज्ञान से होता है, ठीक है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, ये सभी चीज़ें आपको एक क्रम से मैंने दूसरे पार्ट में है जो है ये सभी क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट करा दिए हैं। तो इसका एक क्रम में आप सभी जाकर यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा होगा? तो आपका ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो किसका उदाहरण होगा? आप सभी को यह पहचानना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या फिर द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ठीक है। क्योंकि पहले से जो है बच्चा जो है बालक जो है साइकिल चलाना जान रहा है, ठीक है। तो अब वह क्या चलाना सीख रहा है? मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा या फिर किसका उदाहरण होगा? तो यह आपके ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम के पठार का कारण नहीं, अभी आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था वो देखा। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि अधिगम के पठार का कारण नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, या फिर ज्ञान की सीमा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विद्यालय का असहयोग जो है अधिगम पठार का कारण नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप प्रेरणा की सीमा को मान सकते हैं, शारीरिक सीमा को मान सकते हैं, और ज्ञान की सीमा को जो है अधिगम के पठार का कारण मान सकते हैं। लेकिन विद्यालय का जो असहयोग है इसे अधिगम के पठार का कारण नहीं माना जा सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है, मॉर्गन और गिलीलैंड के द्वारा दिया गया है, स्किनर के द्वारा दिया गया है, या फिर क्रॉनबैक के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आपके क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गेट्स व अन्य के द्वारा यह जो है कथन दिया गया है कि अधिगम क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। अधिगम को ही क्या कहते हैं?
सीखना कहते हैं, ठीक है, सीखना कहा जाता है अधिगम को। तो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। और यह कथन किसने दिया? तो गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है। तो आशा करते हैं यहीं पर आपको ये आंसर याद हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है, आपको यह बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्तित्व का परीक्षण करेगा, पढ़ने की दक्षता का परीक्षण करता है, या फिर बुद्धि का परीक्षण करता है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि परीक्षण, ठीक है। बुद्धि का परीक्षण करता है स्टैनफोर्ड बिने। परीक्षण जो है किसका मापन करता है? यह बुद्धि का मापन करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन दिए गए हैं फ्रायड ने किया है, युंग ने किया है, मन ने किया है, या फिर अल्फोर्ड ने किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युंग जी ने किया है, ठीक है। किसका? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो युंग जी ने किया है। तो इनका क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऑप्शन दिया गया है आर्थिक तत्व हैं, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हैं, या फिर शारीरिक तत्व हैं, या फिर वंशानुगत तत्व हैं। तो सामाजिक विकास को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? तो सामाजिक कारक को कौन से कारक प्रभावित करेंगे? यहाँ पर आपने ऑप्शन से ही पता कर लिया होगा, ठीक है। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है, उसे आप सभी को पहचानना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, या फिर द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या फिर निरंतर विकास का सिद्धांत, या फिर परस्पर विकास का सिद्धांत, या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है यह विकास का सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा निरंतर विकास का सिद्धांत विकास जो है परस्पर चलता रहता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तीनों जो हैं आपके विकास के सिद्धांत हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पर आंसर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? ठीक है, दो तरह के कथन आपने देख लिए, एक अधिगम से संबंधित कथन था और दूसरा कौन सा है? विकास के परिणाम स्वरूप जो नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? ठीक है, तो गेसेल ने दिया, हॉरलॉक ने दिया, मेरेडिथ ने दिया, या फिर डगलस और होलैंड ने दिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हॉरलॉक ने दिया। ठीक है, यह कथन किसने दिया है? तो हॉरलॉक जी ने दिया है कि विकास के परिणाम स्वरूप जो है नवीन विशेषताएं
एवं नवीन योग्यताएं जो है बालक में प्रकट होती हैं। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। एज इट इज कथन को जो है एज इट इज ही याद रखना रहता है, यह कंपल्सरी है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। ठीक है, यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं, तो 14 प्रकार की होती हैं। और इन्हीं प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में किसने वर्गीकृत किया है यह पूछा गया। तो ड्रेवर ने किया है, मैकडूगल ने किया है, या फिर थॉर्नडाइक ने किया है, या फिर वुडवर्थ ने किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल ने किया है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है, किसने वर्गीकृत किया है 14 प्रकार में, तो मैकडूगल जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना को केंद्रीकरण अवधान है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का, यहाँ पर ये को नहीं है, यहाँ पर का है, चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। डिम्बल का, रॉस का, या फिर मन का, या फिर मैकडूगल का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिम्बल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिम्बल ने क्या कहा था, डिम्बल जी ने कथन दिया है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, यह कथन डिम्बल जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, तत्परता का नियम शामिल नहीं है, अभ्यास का नियम शामिल नहीं है, या फिर बहु अनुक्रिया का नियम, या फिर प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका बहु अनुक्रिया का नियम जो है यह आपके सीखने के नियम में शामिल नहीं है। ठीक है, सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहु अनुक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण जो है प्रतिपादित किया है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एस जलोटा का नाम आपने बीएड पढ़ते टाइम भी जो है सुना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या होगा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, या फिर चित्रांकन परीक्षण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी, यह आपका राइट आंसर होगा। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। अब यहाँ पर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछ लिया गया है आपसे, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, वर्नर ने दिया है, या फिर स्टर्न ने दिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपके टेट एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब यहाँ पर आपको युग्म को मैच करना है कि कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सही नहीं है। तो दिया गया है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। आप सभी को पता है कि थॉर्नडाइक जी ने दिया है। ठीक है, अभी हमने इसके पहले का जो है जो क्वेश्चंस जो है कवर किए हैं उसमें हमने देखा था कि सीखने का जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है तो किसने दिया है, तो इसे दिया है थॉर्नडाइक जी ने। तो ये तो आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, तो BF स्किनर जी ने दिया है। इसे भी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है।
ठीक है, आगे देखेंगे सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया है। तो सीखने का जो क्लासिकल सिद्धांत है वह पावलोव जी ने दिया है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अब आपका रह जाता है सीखने का समग्र सिद्धांत, तो इसे बताया है कि हल जी ने दिया है, तो यह गलत है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यह युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। क्रो एवं क्रो का, गॉल्टन का, रॉस का या फिर वुडवर्थ का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गॉल्टन का। ठीक है, सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है किसका नाम, गॉल्टन का। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, सुजनन शास्त्र के पिता हैं ये। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया गया है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो व्यक्तित्व के प्रकारों की बात की गई है, लेकिन किस आधार पर, जो ग्रंथियां होती हैं ग्रंथियों के आधार पर जो है व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा जो है किसने की है यह बताना है। तो क्रेसमर ने की है, यूंग ने की है, कैनन ने की है या फिर स्प्रेंजर ने की है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया गया है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्ति को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। कोल एवं ब्रूस का है, ड्रेव हल का है या फिर डिहान का है या फिर क्रो एवं क्रो का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो एवं क्रो का। ठीक है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया था, क्रो एवं क्रो ने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन दिया गया है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न लिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से या फिर मध्य किशोरावस्था से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व किशोरावस्था से। ठीक है, जो विद्रोह की भावना होती है वह कौन सी अवस्था से संबंधित है बालकों की। तो बालकों की जो पूर्व किशोरावस्था होती है उससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।